सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। हर रोज की तरह प्रोग्राम में साथ होता है सीनियर पत्रकार मनदीप पूनिया जी का और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर होती है बातचीत। करते हैं सबसे पहले उनका प्रोग्राम में स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है पूनिया जी। जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुख खबरों का करते हैं सबसे पहले बात अमेरिका, ईरान, इजराइल जंग के बारे में। अमेरिकी संसद में ईरान की जंग को रोकने के बारे में जो प्रस्ताव था, वो पास हो गया है। इवन ट्रंप के 4 सांसदों ने भी उनके खिलाफ ही वोटिंग कर दी है। इसके आगे अब क्या होगा? देखिए लगातार जो ईरान जो जंग हो रही है उसको लेकर अमेरिका में अलग-अलग मत रहे हैं। इसके बारे में हम लोग अपने बुलेटिन्स में भी बात करते रहे हैं। अ, अभी जो आज वोटिंग हुई है उसमें 4 रिपब्लिकन जो पार्लियामेंटेरियन थे उन्होंने भी जो वोट है वो अपोजिशन की जो पार्टी डेमोक्रेट्स उनके उनके साथ उनके हक में दिया है। हालाँकि 3 जो रिपब्लिकन पार्लियामेंटेरियन थे वोटिंग में शामिल नहीं हुए। तो ये जो अगर कहें कि प्रस्ताव है 50-47 से पास हुआ। हालाँकि ये एक मतलब कानून नहीं बना है, अभी कुछ और चरण होते हैं। मतलब इसको ऐसे मत मानिए कि एकदम से ट्रम्प के से ताकत छीन ली है, ऐसा कुछ नहीं है। और अब मतलब ये मेरे को तो ये भी नहीं लग रहा कि ये प्रस्ताव है जो ये कानून बन पाएगा, क्योंकि नो डाउट ट्रम्प के पास वीटो पावर भी इसको लेकर। और अभी और बहुत सारी मंजूरियाँ होती हैं। कांग्रेस की मंजूरी लेनी इसमें ज़रूरी है। ख़ैर अभी सीनेट में इस पर अंतिम वोटिंग होना भी बाकी है, तो ख़ैर रिपब्लिकन बहुमत वाली जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, उससे मंजूरी लेनी होगी। तो मतलब रिपब्लिकन जो उनकी जो बहुमत है, जो उनकी वोटें ज़्यादा हैं, तो उससे मेरे को लगता है कि मंजूरी कहाँ से मिलेगी। ख़ैर ट्रम्प इसके खिलाफ वीटो कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। तो ये बड़ा अजीब पेचीदा मामला है और 2/3 बहुमत चाहिए इसको, मतलब इस पूरे मामले को, लेकिन इसलिए मुश्किल है। तो आप ये मान लेना कि भई ईरान का जो जंग रोकने के लिए जो पार्लियामेंट अमेरिका की कुछ कर रही है, वो उसके सच में कुछ कर पाएगी, मैं ये असंभव जैसा है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हो कि कुछ लोग वहाँ पर अपना पॉलिटिकल स्टैंड कम से कम ईरान के मामले में क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। डेमोक्रेट्स ये क्योंकि अब जैसे ये मामला हुआ है, तो डेमोक्रेट्स को कम से कम मौका मिल गया है ये जनता में अपनी बात कुछ करने का। तो खैर वही मामला है सब। इस पूरे एक्ट को आप यही कह सकते हैं कि मीडिया की रिपोर्टेज के लिए जो किया गया इवेंट था। ट्रम्प ने ईरान पर अभी हमला रोक रखा है, लगातार 24 घंटे वो कर रहे हैं कि हम बड़ा हमला करेंगे। ईरान के पास जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर जो कंट्रोल है, जो माइन्स उन्होंने बचा रखी हैं, वो उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो काफ़ी उसको हेल्प कर रही है। पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी पीजीएसए नाम की एक संस्था भी बनाई है और उसी से ही अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों को मैं कहूँगा कि अनुमति जो लेना, जो परमिशन है, वो बहुत अनिवार्य कर दी है। मतलब पहले क्या था कि बहुत सारी चीज़ें ट्राई हो रही थी, अब इसमें ट्राई वाला गेम तो खत्म कर दिया है। खैर ईरान ने बिना परमिशन गुजरना वहाँ पर इल्लीगल माना है, ठीक है? तो वो जो अथॉरिटी बनाई है पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी, तो कहीं न कहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ईरान इसके ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल है। खैर ईरान जो यूरेनियम अनरीच्ड यूरेनियम का जो मामला उसके ऊपर भी कह रहा है कि हम नहीं झुकेंगे, हम कोई समझौता नहीं करेंगे। हालाँकि मतलब टेबल टॉक में 5 से 7 साल के मुलतवी करने, इस प्रोग्राम को मुलतवी करने पर सहमत दिखा था। खैर अब जो अमेरिका की डिमांड है वो 15 साल से ज़्यादा की है कि आप अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को मुलतवी करिए, तो मुझे लगता है कि उस पर भी बात बनेगी नहीं। खैर यही है कि अमेरिकी नाकेबंदी से ईरानी तेल भी फँसा हुआ है, ये भी एक फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है। तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ही सारा पूरा मामला। फ़ारस की खाड़ी में ईरानी तेल के भरे टैंकर खड़े हैं, वो उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो खैर पुराने टैंकरों से तेल स्टोर करना पड़ रहा है ईरान को समुद्र में खड़े। तो मतलब अमेरिकी नाकेबंदी है वो भी इफ़ेक्टिव दिख रही है, तो उसका असर भी हमें इस पूरी जंग पे दिख रहा है। जी। और इससे हम अगर आगे बढ़ें तो बात करें, मोदी ने मेलोनी को मेलोडी ट्रॉफी गिफ्ट की है। हाँ, टॉफ़ी। टॉफी अ, टॉफी। हाँ,
तो खैर जी, इसके 2 किस्म के रिएक्शन हैं, भारत में इसके रिएक्शन हुए हैं। जी, नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, उनको मेलोडी टॉफ़ी गिफ्ट की है और उन्होंने वो जो वीडियो है वो एक्स पर भी पोस्ट किया है। अ अ, तो खैर मेलोनी ने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे लिए गिफ्ट में बहुत बहुत अच्छी टॉफ़ी लेकर आए, मेलोडी गिफ्ट के लिए थैंक यू। खैर जी, पूरा मामला है 5 देश घूम रहे हैं, तो इसका जो रिएक्शन है वो अलग है। रिएक्शन जी, क्या है? रिएक्शन इंडिया में देखने को मिला लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी अमेठी में थे, उन्होंने कहा कि देश में तो बिज़नेस बंद हो रहे हैं, उधर मो मोदी साहब मेलोनी को टॉफ़ी खिला रहे हैं। तो ये जी, इसका रिएक्शन तो है ही। नॉर्वे में जो नरेंद्र मोदी गए उस नॉर्वे में जो महिला पत्रकार ने जो कुछ किया, उसके बाद प्रेस फ्रीडम को लेकर एक डिबेट पूरे इंडिया में छिड़ी। हालाँकि आप गोदी मीडिया देखिए उस महिला पत्रकार और नॉर्वे के खिलाफ पूरा एक कैंपेन उन्होंने लिया हुआ है। कह रहा है कि ये हमारी देश के ऊपर हमला है, ये हमला है, वो हमला है। जबकि मतलब देखिए आप अपने आप को दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी क्लेम करते हैं। आपके हर रोज़ कोई ना कोई चुनाव होते रहते हैं, कोई मतलब इतना बड़ा लोकतंत्र आप क्लेम करते हैं कि पूरे 5 साल ही चुनावी प्रक्रियाएँ चलती रहती हैं। कभी लोकसभा हो रहे हैं, कभी विधानसभा हो रहे हैं, कभी पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, कभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव चल रहे हैं, लोकल बॉडीज़ के चल रहे हैं, तो चुनाव चलते रहते हैं। तो इसलिए इंडिया कहता है कि हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं दुनिया की। तो तब आप इतना आप कर रहे हैं, तो फिर आपका प्रधानमंत्री किसी भी प्रेस के सवाल से या प्रेस कॉन्फ्रेंस से भाग क्यों रहा है? और अब उन्होंने उनसे किसी ऐसे मुल्क में गए हुए थे जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर 1 है, तो वहाँ के पत्रकार तो भाई वो पूछेंगे सवालों की बौछार लगाएँगे। एक सवाल क्या पूछ लिया आप एकदम से असहज हो गए, इसको भारत के ऊपर हमला मार रहे हैं, सॉवरेनिटी के ऊपर हमला मान रहे हैं। तो ख़ैर ये हो रहा है। नरेंद्र मोदी की जो 5 देशों की यात्रा है वो उसमें इनके पास आखिरी में मेलोनी को मेलोडी खिलाना ही बचा था। तो यही है कि आर्थिक तौर पर हम देख रहे हैं कि बहुत संकट पिछले कुछ दिनों से लगातार भारत में दिख रहा है और उसी को लेकर राहुल गांधी निशाना भी बना रहे हैं कि बिज़नेस ठप हो रहे हैं और उधर जो नरेंद्र मोदी है वो मेलोनी को मेलोडी खिला रहे हैं। जी, जी, और मतलब इसमें देखिए अ, मामला क्या है? मामला यही है कि ऐसी सिचुएशन है, उन्होंने 7-8 बातें संडे को जो बोली थी नरेंद्र मोदी ने भारत विदेश जाने से पहले, उनके ऊपर आपको पता ही है शेयर मार्केट क्रैश आपको देखने को मिला, बहुत डाउन एक एक दिन तो 2.5% मार्केट टूटी, काफ़ी बड़ा मामला था और सेम आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और सोने का आप देखिए, गाड़ियों के ऊपर असर आ रहा है। तो ये है मतलब आज स्थिति बहुत अलग है और स्थिति इतनी अलग होने के बावजूद आप मतलब देश से गायब हैं, तो सवाल तो बनेंगे। जी, जी। और इससे अगर हम आगे बढ़ें तो आज देश भर में 15 लाख दवा की दुकानें व मेडिकल बंद रहे। ऑनलाइन बिक्री बहुत बढ़ गई है इन चीज़ों की भी उसकी वजह से नाराज़गी थी उनमें। देखिए हम लगातार देख रहे हैं कि जो ऑनलाइन शिपिंग कंपनियां हैं और जो ऐसे अपन कहें कि जो कॉमर्स मार्केट है पूरी वो अलग तरीके से बदल रही है तो उसमें असर दिख ही रहा है और जो बड़ी कंपनियां हैं खासकर ऑनलाइन बिक्री वाली जो दवाएं बेच रही हैं तो वो स्मॉल जो छोटे मेडिकल स्टोर्स हैं उनके मुकाबले तो सस्ता चीजें दे ही रहे हैं मैं जैसे आजकल हम सबकी आदत हो गई है कि हम कोई भी दवाई मेडिकल स्टोर से खरीदने जा रहे होते हैं तो उसका नाम गूगल पे डाल लेते हैं। जैसे टाटा का 1 एमजी स्टोर है या कोई और ऐसे बहुत सारे स्टोर हैं जिन पे हमें उस दवा वो दवा मेडिकल स्टोर से सस्ते में दिख जाती है 30% 40% का ऑफ। तो हम कोशिश करते हैं कि 1-2 दिन में क्योंकि डिलीवरी ऑप्शंस भी इतने अब आप देखिए कि जो ऑनलाइन ये कंपनियां हैं ये इनमें होड़ भी है कि कितना जल्दी वो आप तक दवाइयाँ पहुंचा सकते हैं। तो कई तो शहरों में ऐसे भी कंपनियां हैं जो डे टू डे बेस के ऊपर भी पहुंचा देती हैं। तो उससे असर मेडिकल जो स्टोर्स हैं उनके ऊपर आया है। तो खैर अब ये जो 4 माँगे बेसिकली थी सारी दवा दुकानदारों की जो मेडिकल स्टोर्स के जो दुकानदार हैं उनकी 4 डिमांडें हैं। पहले तो ये है कि भाई ऑनलाइन दवा की जो बिक्री है वो बिना बिना नियमों से चल रहे हैं और उससे हमें मोहल्ले की छोटी-मोटी दुकानों को दिक्कत हो रहा है, शहर की छोटी दुकानों को दिक्कत हो रहा है। दूसरा वो 2 2 नियम जीएसआर 220ई और जीएसआर 817ई इनको लेकर भी बात हो रही है और इसका जो फ़ायदा है वो ऑनलाइन दवा कंपनियाँ उठा रही हैं, तो उसको वापस लेने की बात है।
और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर गलत या नकली पर्चियों का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए ई-फ़ार्मेसी के लिए नए सख्त नियम बनाए जाएँ और लोकल दुकानदार ऑनलाइन कंपनियों से 20 से 50% तक के डिस्काउंट का मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये 4 चीज़ें हैं मुझे लगता है कि और कोविड-19 के दौरान ही सरकार ने ई-फ़ार्मा को छूट दी थी और उसका अब देखिए अब असर बहुत व्यापक हो गया है। मैं तो खुद मानता हूँ कि हम भी कई बार बहुत सारे जो दवाइयाँ हैं वो ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, तो उसका असर तो है। आज तकरीबन 15 लाख छोटे-बड़े मेडिकल स्टोर देश भर में बन रहे हैं। मैं तो यहाँ चंडीगढ़ में देख रहा था सेक्टर 11 जो पीजीआई के साथ लगता हुआ है, उसमें सारे आज मेडिकल स्टोर बंद दिखे। सेक्टर 16 यहाँ पर भी जैसे जो पीजीआई का असर आता है, पीजीआई के नाम पर बहुत सारे मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं। यहाँ पर भी मैं देखा कि लगभग बंद थे। तो बहुत बहुत असर देखने को मिल रहा है और आज 15 लाख मेडिकल स्टोर छोटे-बड़े बंद रहे। तो 4 राज्यों में तो बहुत ज़्यादा व्यापक असर दिखा है। बिहार हो गया, चंडीगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, पंजाब हो गया। मतलब पंजाब में और चंडीगढ़ को मिला के 25,000 मेडिकल स्टोर बंद थे। तो काफ़ी काफ़ी मैसिव ये स्ट्राइक देखने को मिली। जी, जी। और इससे अगर हम आगे बढ़ें तो भारत सरकार ने 30 प्रतिशत तक एथेनॉल मिश्रण वाले पेट्रोल के नए मानक अधिसूचित किए हैं। हाँ, ई-20 ई-20 आपने और हमने खूब सुना होगा कि हमारी पेट्रोल की गाड़ियों के लिए ई-20 तेल मिल रहा है। अब सरकार चाह रही है कि उसको 30% तक जाए। इसका ई-20 का मतलब क्या था कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल की मिलावट। अब इसको वो कह रहे हैं कि हम 30% एथेनॉल मिक्स करके ये हम इस टारगेट तक हमें पहुँचना है और इसको हम बढ़ावा देना चाहते हैं। ख़ैर अब इसमें ईंधन की गुणवत्ता को लेकर जो पुराने जो गाड़ियाँ हैं, उनके इंजन के ऊपर जो असर पड़े, उनको लेकर बहुत सारी चिंताएँ हैं। मैं मतलब बहुत अपने ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जिनके पास 2020 से पहले की 2022 से पहले की जो पेट्रोल गाड़ियाँ हैं, उनमें ई-20 पेट्रोल से दिक्कतें आ रही हैं। खुद मैं ऑटो जर्नलिस्ट रहा हूँ तो गुरप्रीत मैं भी जैसे एक स्विफ्ट कार होती है सुजुकी की, उसका सबसे रिलायबल इंजन माना जाता है। दुनिया भर में उसके इंजन की कसमें खाई जाती हैं। 1.2 लीटर का उसका इंजन होता है पेट्रोल का। अब उसमें मैं देख रहा हूँ कि 2020 से पहले की जो स्विफ्ट है, उसमें जो ई-20 पेट्रोल डल रहा है, उससे माइलेज में बहुत मतलब बहुत गिरावट आई है और उसके बहुत सारी जगह पे इंजन्स में भी दिक्कत आ रही है। मतलब स्विफ्ट को मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसको माइलेज किंग ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये कहा जाता है कि स्विफ्ट से ज़्यादा माइलेज कोई गाड़ी नहीं दे सकती। सच्चाई भी है। मतलब मैं 25-25, 26-26 की माइलेज लेता रहा हूँ स्विफ्ट से, पेट्रोल स्विफ्ट से मैं। डीज़ल वाली तो 30-30 तक दे देती थी। तो अब मैं देख रहा हूँ कि वो जो लोग पेट्रोल स्विफ्ट 2020 से पहले की चला रहे हैं, वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि हमें 17, 18, 16 ये माइलेज मिल रही है। अगर हम थोड़ा एग्रेसिव चला ले रहे हैं, तो वो 15 से नीचे भी ड्रॉप हो जा रही है। सिटी में खासकर वो ड्रॉप दिख रहा है। दूसरा ये कि इंजनों में दिक्कतें आ रही हैं और जो बहुत रिलायबल इंजन नहीं थे और छोटे इंजन थे, टर्बोचार्ज उनको बनाया गया ताकि ताकत क्षमता उनकी बढ़े। जैसे फ़ॉक्सवैगन ग्रुप इस्तेमाल करता है, स्कोडा इस्तेमाल करता है 1 लीटर टीएसआई इंजन, तो टर्बोचार्ज है। 2022 से पहले के उनमें आपको दिक्कत आ रही है, तो स्कोडा और फ़ॉक्सवैगन में जाएँगे तो वो कहते हैं कि आप कोशिश करिए कि हाई परफॉर्मेंस पेट्रोल भरवाइए, जो कि महँगा मिल रहा है खैर। सेम विद दिस रेनो, निसान उनका भी 1 लीटर का इंजन है, वो काफ़ी मतलब उस इंजन के साथ दिक्कतें आ रही हैं। तो गाड़ियों के इंजनों में तो दिक्कत आएँगी और मतलब आपने एकदम से आपकी जो 2022 से पहले की पेट्रोल गाड़ियाँ हैं, उनको मरने के लिए छोड़ दिया, ई-20 पेट्रोल के साथ ही। अब दिक्कत ये है कि आप ये इसको ई-30 करना चाह रहे हैं, तो ऑलरेडी 2022 के बाद जिन ऑटोमोबाइल कंपनियों ने अपने इंजन्स को ई-20 कंप्लायंट किया, ये कहा कि हम ठीक है कि हम सरकार की बात मानते हैं, हम इन इंजनों को करते हैं। नई गाड़ियाँ लोगों ने खरीदी भी बहुत आपको देखने को मिलेगा कि 2023-24 में 25 में ऑटो सेक्टर में बूम दिखेगा। हालाँकि इस साल गाड़ियाँ नहीं बिक रही हैं, ये भी एक कहानी है। तो ई-20 कंप्लायंट इंजन हुए। अब ई-30 लाने की बात कर रहे हैं, तो भाई जो ई-20 ऑलरेडी जिन इंजन्स ने कंप्लायंट किया था, उनके साथ फिर क्या होगा ई-30 आने के बाद? तो इन बातों के बारे में सोच नहीं रही है बस हालाँकि हमें ये भी पता है कि किस मंत्री के बेटों की एथेनॉल की फैक्ट्रियाँ हैं, बहुत सारी स्टोरीज़ इसको लेकर हुई हैं। नितिन गडकरी के दोनों बेटे जो हैं एथेनॉल कंपनी बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं और खुद रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी हैं, तो खैर आप ये कह सकते हैं कि ये तो आप अपने बेटों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए लोगों की गाड़ियों के इंजन तोड़ने वाली बात है। तो बाकी ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर भारत मतलब अगर आप ई-20, 30 करते जा रहे हैं, तो लोग ये कहेंगे कि बहुत सारे लोग ये सलाह दे रहे हैं कि आप
ईवी गाड़ी पे शिफ्ट हो जाइए, तो ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया नहीं है, उनमें जो दिक्कतें हैं वो आपको पता ही है। जो बीवाईडी जैसी जो सफल कंपनियां हैं, वो जब भारत में आती है तो उनकी गाड़ियां 25 से 30 लाख की बीवाईडी एटो लेके आ रही हैं, सेलियोन है, वो सब 25 लाख प्लस की गाड़ियां हैं। देसी जो ब्रांड है टाटा वगैरह, दे आर ट्राइंग विद पंच ईवी लेके आए, टाटा नेक्सॉन आए, उनमें बहुत सारी दिक्कतें हैं और उन दिक्कतों को आप हम जानते हैं। उनकी रेंज एंग्जाइटी भी एक चीज है। और ईवीज में आप देखिए बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज कह रही हैं कि उनमें तो क्या बोलते हैं कि हम अपने यहाँ पर आग लगने का खतरा है, इसलिए हम इनकी जो चार्जिंग यूनिट्स है वो अपने यहाँ लगाने नहीं देंगे। तो तमाम वो दिक्कतें हैं। और डीजल की गाड़ियों को ऑलरेडी आप शहरों में कह रहे हैं कि इनको हम चलने ही नहीं देंगे, और उसमें तो डीपीएफ की दिक्कतें आ रही हैं। तो जो ऑटो मार्केट है भारत का, वो सबसे ग्रो भी सबसे फास्ट हो रहा है उसमें, और तब बदलाव भी बहुत फास्ट हो रहे हैं, और गाड़ियों को मरने के लिए भी मतलब बहुत जल्दी जल्दी ऐसे डिसीजन आ रहे हैं जिससे गाड़ियों को मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। मैं अब यहाँ पर थोड़ा सा यूरोप और अमेरिका की बात करना चाहूंगा। ऐसे मतलब यूरोप में मैं देखता हूँ कि गाड़ियां 35-35 साल तक पुरानी गाड़ियां चल रही होती हैं। हम मिनिमम ये मानते हैं, मतलब काफी एक लंबे तजुर्बे से मैं बोल रहा हूँ कि हम ये मानते हैं कि कोई भी कार वो कम से कम 3 लाख किलोमीटर तक चलने के लिए बनाई जाती है। ठीक है, कम से कम मैं कह रहा हूँ, मतलब हमने ऐसी गाड़ियां देखी हैं जिन्होंने 8-8 लाख 9-9 लाख का ओडोमीटर क्लिंच किया होता है। तो आप गाड़ी को 10 साल में ही, मतलब क्योंकि डीजल गाड़ियों के लिए तो नियम ले आए हैं दिल्ली जी, एनसीआर, हरियाणा में, चंडीगढ़ में, कि आप 10 साल तक ही गाड़ी को पास कर रहे हैं, तो उसका असर एक व्यापक हमें देखने को मिल रहा है। और उसी असर के कारण मतलब मुझे लगता है कि भारत के इतने बड़े क्योंकि मिडिल क्लास, हालांकि ठीक से मिडिल क्लास भी नहीं है जो लोग गाड़ियां लेते हैं, खासकर पेट्रोल की छोटी गाड़ियां। तो आपने मतलब एक पूरे सेक्शन के ड्रीम किलर कह सकते हो कि जो उन्होंने एस्पिरेशंस में गाड़ी ली, बाइक से अपग्रेड हुए, उनको तो उनके हाल पर छोड़ दिया, और लगातार आप ऐसी पॉलिसियां लेकर आ रहे हैं जिससे मतलब नई गाड़ी आप मतलब हर तीसरे साल आपको नई गाड़ी खरीदनी पड़े। तो ऐसे मतलब बड़ा बड़ा भयावह है। इसमें रिसोर्सेज की वेस्टेज देखिए कि पुरानी गाड़ियों को कंडम करना होगा आपको आखिरी में। तो जी, आप कितने उसमें नेचुरल रिसोर्स लगते हैं, कितनी चीजें लगती हैं, तो आप एकदम से सारी चीजों को मतलब बात सस्टेनेबल डेवलपमेंट अच्छा लगता है सुनने में, जी, लेकिन अब पॉलिसीज ऐसी हैं कि आप अपने ही घर में अच्छी भली पूरी गाड़ियों को स्क्रैप बनने के लिए मजबूर कर देते हो। इनोवा जैसी गाड़ियां हैं, टोयोटा इटियोस जैसी गाड़ियां हैं, स्कॉर्पियो है इन द से, और ऐसी गाड़ियां बहुत सारी हैं, स्विफ्ट हैं। ये इतनी हाईली रिलायबल गाड़ियां हैं, इनमें इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है, लेकिन आप इनको भी कबाड़ा बनने से मतलब रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पॉलिसीज ऐसी हैं। तो खैर E30 का जो डर है वो भारतीय जो कार पसंद लोग हैं या फिर कार से चलने वाले लोग हैं उनमें बैठा हुआ है, और अब इस डर तो लग ही रहा है। जी, बिल्कुल। और इससे अगर हम आगे बढ़ें तो आज रामपाल से मिली हैं नवजोत कौर सिद्धू और बोली कि आपसे मैं तो जेल में मिलने आने वाली थी, लेकिन भगवान ने मेरी सुन ली, आपको बाहर भेज दिया। ये चल क्या रहा है? देखिए बाबा रामपाल हरियाणा के आश्रम, उनका आश्रम चलता था, और स्पिरिचुअल लीडर अपने आप को बोलते हैं वो। तो उनका आपको पता है 2015-16 के आसपास जो बरवाला में जो मामला हुआ, उसके बाद उनको जेल भेजा गया था। उनसे अब हर पॉलिटिशियन मिलने के लिए पहुंच रहा है, कांग्रेस के, बीजेपी के बहुत सारे लोग वहाँ हरियाणा के पहुंचे हैं, नेशनल लेवल के भी, पंजाब से भी नवजोत कौर सिद्धू वहाँ पहुंची हैं। तो उन्होंने आशीर्वाद लिया है, पैर वगैरह छुए, और ये कहा कि आप तो जेल में ही आपसे मिलना ही आती, लेकिन आप तो जेल से बाहर आ गए हैं। तो खैर रामपाल को लेकर ना बहुत अलग अलग चीजें हैं। जैसे पहले नवजोत कौर सिद्धू के बारे में बात कर लें कि नवजोत कौर सिद्धू तो यार मतलब देश का कोई बाबा इन्होंने छोड़ा ही नहीं है। जिन बाबाओं का हम मजाक उड़ाते हैं, उनके उन बाबाओं के पास पहुंच जाती। कुछ दिन पहले अनिरुद्धाचार्य नाम का एक बाबा है, उसके पास पहुंची हुई थी। तो वो वृंदावन में रहते हैं, वो डेली गौमूत्र पीने की बातें करते हैं। हालांकि नवजोत कौर सिद्धू भी ये मानती हैं कि उनका जो कैंसर ठीक हुआ था वो गाय का मूत्र पीने से हुआ था। तो वो ऐसे ऐसे बाबाओं के पास जा रही हैं जो साइंस को चैलेंज कर रहे होते हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट को चैलेंज कर रहे होते हैं। तो आप समझिए कि स्थिति क्या है, बहुत बुरी है। अब इन गॉडमेंस के पास, इन बाबाओं के पास ये जाते तो इसलिए हैं कि इनकी वोट की खेती हो सके। कई ऐसे सच में भी मूर्ख होते हैं जो उनकी बातों में आते हैं। मेरे को लगता है कि जो सिद्धू दंपति है वो बहुत पूजा पाठ वाला, बहुत कुछ, हालांकि
कैप्टन अमरिंदर भी उनके समकालीन जो थे, वो भी उन्होंने भी भैंस का कटड़े की बलि देने वाली बात आपको पता ही है। पर नवजोत सिद्धू को मैंने खुद देखा हुआ है, मैं इलेक्शन कवर कर रहा था 2017 वाला। तो 2017 का जब मैं पंजाब का चुनाव कवर कर रहा था, तो नवजोत सिद्धू ने अपने जो कलाई होती है उसमें इतने धागे बांध रखे थे, और अपने इलेक्शन कैंपेन से पहले उसने हवन किया, अपने ब्राह्मण को फोन लगाया, उससे बात करा, अंगूठियां फंसाई हुई। तो मुझे दिखा कि यार ये आदमी सिख जाट और इतना इस ड्रामे के चक्कर में फंसा हुआ है। तो खैर मैंने उनको एक हमारी अनऑफिशियल मीटिंग हुई तो बोला भी, तो फिर वो हंसने लग गए। मैंने कहा और बगलामुखी का कहीं हवन कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो खैर नेता ठीक ठाक अपन कहें कि अंधभक्त होते हैं, वो ये मानते हैं कि ये सारा लक का गेम है, और उस लक के गेम में अपने सारे सितारे बुलंद करने के लिए हर जगह पे ये माथा टेकने के लिए पहुंचते ही पहुंचते हैं। खैर नेहरू जिस साइंटिफिक टेम्परामेंट को लागू करने की बात कर रहे थे, उससे उलट कहीं ना कहीं डायरेक्शन रही है। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट की तो माचिस ही जलाकर देश के नेताओं ने छोड़ दी है। जी, जी। और इससे अगर आगे बढ़ें तो एक बार फिर से विपक्षी दल के नेता के ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई है। हाँ, ये आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला दिल्ली में चुनाव लड़े हैं, 2020 में लड़े थे, चुनाव हार गए थे। अब यही है कि इनके ऊपर ईडी ने केस बनाया है मनी लॉन्ड्रिंग का। ये कहा है कि इनकी 150 करोड़ से ज़्यादा की इनके ऊपर बात कही जा रही है। ये कहा है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में इन्वॉल्व थे, इनकी एक्टिविटी देखी गई है। खैर अब ये है कि मेरी तो लाइन इसमें यही है, जो मैं पिछले कई दिनों से बोल रहा हूँ कि लगातार ईडी है। अब दिल्ली, पंजाब के बीच में जो बानिये, अरोड़ा, खत्री, इस किस्म के जो एलीट जो समुदाय हैं, उनको टारगेट कर रही है। एक तो खुद आम आदमी पार्टी वाले भी ये बात मान रहे हैं। मेरी बात हुई थी आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप से, तो वो कह रहे थे कि हमें उनको लग रहा है कि हम इनका जो ड्राई कैश है, जो कैश सर्कुलेशन वाली जो चीजें हैं, पाइपलाइन से उनको बंद कर देंगे तो पंजाब में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हम इन्हीं के सिर पे ही चुनाव लड़ते हो। एक जो नेता थे आम आदमी पार्टी के, उनको इंटरेस्टिंग बात कही, कह रहे कि देख अरविंद केजरीवाल है नॉर्थ इंडिया का बानिया, ठीक है, बानिया कम्युनिटी है, अरोड़ा खत्री कम्युनिटी है, वो उनको मानती है लीडर के तौर पे। और किसी 2 4 10 15 20 बाणियों के ऊपर कार्रवाई करने से उनका जो पार्टी चल रही है वो बंद नहीं होगा, ठीक है। उनको कहीं ना कहीं वो बोले, उन्होंने कहा कि एलीट बाणिया उनके पास आज भी आते हैं, वो ये बोलते हैं कि देखो हम खुल के तो नहीं कर सकते आपको सपोर्ट, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि हम आपको पहुंचवा देंगे, और किसी न किसी रास्ते से चीजें होती रहती हैं। एक दो चैनलों का राघव चड्ढा वगैरह को, इनको संदीप पाठक और को पता था, तो अब ये उन्हीं का नाम देके उन्हीं के ऊपर कार्रवाइयां करवा रहे हैं। इससे ज्यादा कुछ है नहीं। उनको किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी इवेंट के लिए, रैली वगैरह के लिए बोल दिया होगा कि भाई फलाने बनिए के पास से पैसे उठा ले, तो अब वो उन्हीं के नाम बता बता के उनके ऊपर कार्रवाइयां करवा रहे हैं। लेकिन एक जो उनका कहना था कि आम आदमी पार्टी, जो अरविंद केजरीवाल की एक जो पूरे बढ़िया लीड में, नॉर्थ इंडिया के बढ़िया लीड्स में जो पकड़ है, उस वो डील नहीं कर पाएंगे। उनकी जो पैसे की जो जरूरत होती है चुनाव में, आपको हमको पता है, हम पत्रकार हैं, कितना महंगा काम है चुनाव लड़ना भारत में। तो खैर, तो वो कह रहे हैं कि उसको नहीं वो रोक पाएंगे। तो ये अब अगले 1 2 महीने तो आपको ऐसी खबरें देखने को मिलेंगी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए अरोड़ा खत्री बढ़िया कम्युनिटी के जो लीड्स हैं, उनके ऊपर कार्रवाइयां होंगी। हालांकि ये कार्रवाइयां आपको हमको पता किस लिए की जा रही है, ताकि बीजेपी उनको अपनी पार्टी में लेके जा सके, अपनी वॉशिंग मशीन में डाल के साफ कर दे, और जो उनकी इकोनॉमिक तौर पर पार्टी को तोड़ने की बात, वो भी है ही। इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद।